नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद है आप जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी अध्ययन को सुचारू रूप से लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज विद्यार्थियों आपके लिए एक नया विषय लेके आए। इस नई शुरुआत में हम विद्यार्थियों 10th क्लास का जो पद्य खंड है उसको शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी इस जो पद्य खंड है उसमें बड़े ही समस्या और कठिनाई महसूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ पढ़कर आपको ये कठिनाई और समस्या नहीं आएगी। हम विद्यार्थी क्या करेंगे, 10वीं क्लास का जो पद्य खंड है वो शुरू करेंगे और उस पद्य खंड में हम सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थियों, मैं आपको आज लेखक परिचय याद करने का एक तरीका बताऊंगा। उस तरीके को आप अगर फॉलो करेंगे, अमल में लेके आएंगे, तो ये मैं निश्चित करता हूं कि आपको कभी भी लेखक परिचय याद करने में कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है विद्यार्थियों, आज मैं जो हमारा पद्य खंड है 10वीं क्लास का सूरदास, उस पद्य खंड में जो कवि है सूरदास उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर सूरदास पद्य, इस जो सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है उद्धव वाला, उसका हम अगली वीडियो में उस पद्य पर चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम आप सब ध्यान दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। जीवन में आपको कभी भी कवि परिचय को याद करने में विद्यार्थियों समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आप मेरे साथ ईमानदारी से जो मैं बताऊं वैसे वैसे आप कार्य करें। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। विद्यार्थियों देखिए, आज की जो क्लास है विद्यार्थियों वो कक्षा 10 के लिए रहेगी। और इस कक्षा 10 में विद्यार्थियों आपका जो खंड है, कौन सा खंड है विद्यार्थियों, जो आपका खंड है पद्य खंड। कौन सा खंड विद्यार्थियों, पद्य जो खंड है आपका, इस पद्य खंड के ऊपर हम आज से चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, और प्रत्येक पद्य खंड से पहले, अध्याय से पहले हम उनके लेखक परिचयों को एक बार याद करने का संभव प्रयास करेंगे, है ना। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप मेरे बताए मार्ग पर चलेंगे और पद्य खंड याद करेंगे, कवि परिचय याद करेंगे, तो आपको कोई कहीं समस्या नहीं आएगी, है ना। विद्यार्थी बोलते सर हमें याद नहीं होता। कैसे याद नहीं होता? आपका जो याद करने का जो तरीका है विद्यार्थियों, वही गलत है विद्यार्थियों, है ना। तो आप मेरे साथ देखिए मैं कैसे आपको याद करवाता हूँ, एक एक चीज आपको याद होगी, है ना। बस आप मैं जो बताऊं वैसे वैसे अपने नोट्स बनाए, जैसे ब्लैक बोर्ड पे है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे है, वैसे ही आप अपने कॉपी में उतारें और वैसे याद करें। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं पहले खंड की। आपकी जो पहला पद्य खंड है उसमें उस कवि का क्या नाम है विद्यार्थियों? कवि का नाम है आपके सूरदास। क्या नाम है विद्यार्थियों? सूरदास। क्या नाम है? सूरदास। तो कवि सूरदास के बारे में हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। इसमें इसके बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, सूरदास के बारे में। ठीक है, अब विद्यार्थियों सूरदास के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम इसके जन्म से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, कैसे पॉइंट बनाकर, विद्यार्थियों आप पैराग्राफ में जब याद करते हैं ना, तो वो आपको पैराग्राफ क्या लगता है, इतना सारा लगता है कि सर ये तो अब बस के से बाहर है, ये तो कभी याद नहीं होगा। और बस अगर हमने हमारे माइंड को कह दिया कि सर अब बस ये यहीं तक, अब ये मुझसे याद नहीं होता, और मानिए, बिल्कुल पक्का मानिए विद्यार्थियों, वो आपको कभी याद नहीं होने वाला। इसके लिए आपको पहले समझाना है कि नहीं ये मैं याद कर सकता हूँ, और कैसे याद करना है विद्यार्थी देखिए, है ना। जब पेपर आए बोर्ड के तब लिखना वैसे नहीं है, बस याद करना है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि याद हो जाए। लिख तो हम पैराग्राफ में लेंगे पर याद तो हो। और याद कैसे करना है विद्यार्थियों? पैराग्राफ को पॉइंटों में तोड़कर, है ना, उस प्रकार से याद करना है ना, तो आपको शीघ्र याद होगा। देखिए विद्यार्थियों कैसे, पहला है, इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया कि जो सूरदास है विद्यार्थियों, उन सूरदास का जन्म हुआ था, कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था विद्यार्थियों? सूरदास जी थे, इनका जन्म हुआ था विद्यार्थियों, कब हुआ था बोलिए? बिल्कुल, इनका जो जन्म हुआ था सूरदास जी का, इनका जो जन्म हुआ था विद्यार्थियों वो हुआ था 1478 में। कब हुआ था विद्यार्थियों? 1478 में। पहली बात आपने याद कर ली कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, बिल्कुल, है ना। आगे देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ हम दूसरा पॉइंट बनाते हैं हमारा कि जो सूरदास जी के बारे में है ना विद्यार्थियों, वो इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है ना। पहले दर्जे के विद्वान जो मानते हैं, यानी कि पहली मान्यता के अनुसार विद्यार्थियों, प्रथम लिख लेते हैं इसको, है ना। प्रथम मान्यता के अनुसार, देखिए विद्यार्थियों, प्रथम मान्यता के अनुसार, प्रथम मान्यता के अनुसार विद्यार्थियों, प्रथम मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है ना विद्यार्थियों, इनका जो जन्म है विद्यार्थियों वो रुनकता, है ना, रुनकता या फिर रेणुका नामक स्थान पे हुआ था। कहां पे हुआ था? रुनकता या फिर विद्यार्थियों, या फिर कहां हुआ था? रेणुका नामक स्थान पर हुआ था। रेणुका नामक, है ना, स्थान पर।
ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने क्या क्या याद किया देखिए विद्यार्थियों। हाँ, ऐसे की पॉइंट, आपको की पॉइंट लिखना है, पूरी लाइन नहीं लिखनी है विद्यार्थियों। जो आपको याद करना है बस वही की पॉइंट लिखना है, बाकी तो के का की और है ना है ये तो हम लगा ही लेंगे, है ना। मैटर तो ये है कि वो चीज हमें याद आए, है ना। उस विषय से संबंधित, उस कवि से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित चीजें हमें माइंड में आए, और ये तभी आएगी जब आप उनकी की पॉइंट लिखेंगे। तो हमने सूरदास के बारे में 2 बात बताई विद्यार्थियों की। सूरदास जी का जो जन्म था वो कहाँ कब हुआ था? 1478 में। पहली बात बोलिए मेरे साथ, आप सब बोलिए, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। दूसरी बात, इनकी 2 मान्यता के अनुसार जन्म स्थान निर्धारित किया जाता है विद्यार्थियों। तो पहली मान्यता के अनुसार जो पहले विद्वान बताते हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ बताते हैं जी? जन्म स्थान ये क्या है? ये विद्यार्थियों जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान। क्या है विद्यार्थियों? जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान है। कहाँ बताते हैं? रुनकता या रेणुका नामक क्षेत्र पे, है ना। दूसरी मान्यता के अनुसार विद्यार्थियों, दूसरी क्या विद्यार्थियों? दूसरी मान्यता के अनुसार विद्यार्थियों जो इनका जो जन्म बताया जाता है वो बताया जाता है विद्यार्थियों, जो दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म बताया जाता है, जन्म स्थान बताया जाता है, वो जन्म स्थान कहाँ बताया जाता है विद्यार्थियों? जन्म स्थान बताया जाता है कहाँ? दिल्ली के पास विद्यार्थियों सिही नामक गांव में। कहाँ पे विद्यार्थियों? सिही नामक गांव में इनका क्या बताया जाता है? जन्म बताया जाता है दूसरी मान्यता के अनुसार। इतना याद हुआ विद्यार्थी? पहली मान्यता के अनुसार रुनकता या रेणुका, दूसरी मान्यता के अनुसार सिही गांव। ये कहाँ पे है? दिल्ली के पास। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए विद्यार्थियों, जब हम इनकी बात करते हैं, तीसरी के लिए आप जब इनके लिए बात करते हैं तो तीसरी है ना, इनके जो गुरु है वो, इनके गुरु का क्या नाम है विद्यार्थियों? सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। क्या नाम है विद्यार्थियों? वल्लभाचार्य। तीसरी बात क्या हुई? इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। और चौथी बात क्या हुई विद्यार्थियों? चौथी बात हुई कि ये जो सूरदास है वो अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है। अष्टछाप के क्या है विद्यार्थियों? सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक क्या है? प्रसिद्ध क्या है? कवि है विद्यार्थियों, है ना। सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है किसके? अष्टछाप के, है ना। तो हमने 4 बातें याद की। बोलिए मेरे साथ, पहली बार कि इनका जन्म 1478 में हुआ था। पहली मान्यता के अनुसार, हाँ बोलिए, पहली मान्यता के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता या रेणुका नामक स्थान पर। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? दिल्ली के सिही गांव में हुआ था, है ना। फिर हम तीसरा जो पॉइंट था हमारा वो था क्या? कि इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और चौथा पॉइंट हमारा क्या था विद्यार्थियों? कि ये अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे विद्यार्थियों, है ना। इसी के साथ देखिए विद्यार्थियों आगे 5वां पॉइंट हमारा क्या था? कि जो ये थे कौन? सूरदास जी, है ना। सूरदास जी थे। इनका जो निधन हुआ था विद्यार्थियों, इनका निधन हुआ था विद्यार्थियों कब? 1583 में। और 1583 में कहाँ पे हुआ था विद्यार्थियों निधन इनका? पारसोली नामक स्थान पर। पारसोली, है ना। पारसोली में इनका क्या हुआ था विद्यार्थियों? निधन हुआ था। कहाँ पे बोलिए? पारसोली। आगे देखिए विद्यार्थियों, है ना। इनके विद्यार्थियों देखिए, इनकी जो 3 रचनाएं प्रमुख थी विद्यार्थियों। कितनी रचनाएं थी बोलिए? 3 रचनाएं कह दीजिए, कृतियां कह दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कह दीजिए, है ना विद्यार्थियों। तो इनकी जो 3 रचनाएं थी, कौन कौन सी 3 रचनाएं थी विद्यार्थियों? देखिए मेरे साथ आप लोग सभी। पहली रचना कौन सी थी? सूर सागर। कौन सी थी विद्यार्थियों? सूर सागर, है ना। पहली रचना सूर सागर। दूसरी रचना विद्यार्थियों कौन सी थी? दूसरी रचना कौन सी थी? हाँ, साहित्य लहरी। और विद्यार्थियों इनकी जो तीसरी रचना थी वो क्या थी? सूर सारावली। बिल्कुल सही बात, है ना। सूर सारावली। तीसरी रचना कौन सी थी विद्यार्थियों? सूर सारावली। और हम सूरदास की कितनी रचनाएं बोलिए? 3 रचनाएं। कौन कौन सी? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और विद्यार्थी यहीं पे मैं एक बात बता दूं कि जो सूर सागर थी यह इनकी क्या थी? सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी। यहीं पे हम लिख लेते हैं सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना, है ना। सूर सागर इनकी क्या थी? सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी भैया, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? कि सूर्य सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी, है ना। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों हम आगे लिखते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे लिखते हैं, है ना विद्यार्थियों। या यहीं लिख देते हैं अगल बगल में, आप लोग नीचे से लिख लेना, है ना। देखिए जो हमारा 7वां पॉइंट था विद्यार्थियों, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हमारा 7वां पॉइंट था कि विद्यार्थियों जो सूरदास जी थे हमारे, ये सूरदास जी है ना, ये क्या करते थे? मथुरा, है कहाँ पे? मथुरा और वृंदावन। वृंदावन के बीच क्या था?
के बीच एक जगह थी, वहां पे एक घाट था जिसका नाम था विद्यार्थियों क्या, गऊ घाट। कौन सा घाट, गऊ घाट। वहां पर ये क्या क्या करते थे विद्यार्थियों, वहां पर गऊ घाट पर ये रहा करते थे, है ना, रहते थे। और वहीं पे एक मंदिर था विद्यार्थियों, क्या था, एक मंदिर। और किसका मंदिर था विद्यार्थियों, श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ नाथ जी का मंदिर था। वहीं पे सूरदास जी क्या किया करते थे विद्यार्थियों, भजन भजन की भजन कीर्तन क्या करते थे विद्यार्थी, क्या किया करते थे, भजन कीर्तन, है ना, वहीं पे भगवान का नाम लिया करते थे, है ना विद्यार्थियों। और आगे देखिए लास्ट में देखिए 9वां पॉइंट है कि जो सूरदास है विद्यार्थियों, है ना, वो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, है ना, इसको श्री कृष्ण को क्या मानते थे, आराध्य। क्या सूरदास जी श्री कृष्ण कृष्ण को अपना क्या मानते थे, अपना आराध्य। आराध्य मतलब होता है सबसे बड़ा पूजनीय देव, मतलब जिसकी सबसे अधिक पूजा की जाए। आपके होता है ना, आपके कुल देवी होती है, वैसे इनके आराध्य देवता ये थे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए 10वां, है ना, जो सूरदास जी थे विद्यार्थियों, वे क्या थे, वे रचनाएं कैसे करते थे, वात्सल्य, है ना, रचनाएं उनकी रचनाएं कैसी होती थी, वात्सल्य और विद्यार्थियों वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य और विद्यार्थियों वात्सल्य और श्रृंगार से श्रृंगार उनकी रचनाओं में शामिल होता था विद्यार्थियों, है ना, शामिल। यानी कि वो किस पे रचनाएं करते थे विद्यार्थियों, वे वात्सल्य, यानी कि वात्सल्य मतलब माता और पुत्र का प्रेम, है ना, और श्रृंगार यानी कि प्रेम पर अपनी उनकी जो रचनाएं हैं, है ना, चाहे वो सूर सारावली हो, साहित्य लहरी हो या सूर सागर हो, वो सभी किस पे होती थी, तो वात्सल्य पे होगी, श्रृंगार पे होगी विद्यार्थियों, है ना। और विद्यार्थियों अंतिम जो बिंदु है इसका वो है कि जो ये थे उनकी जो सूरदास है, इनकी जो कविता है उसमें क्या होता था विद्यार्थियों, उसमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप, निखरा हुआ रूप होता था। ठीक है विद्यार्थियों अंतिम जो बिंदु है कि सूरदास की कविताओं में क्या होता था, ब्रज भाषा है उसका निखरा हुआ रूप होता था, है ना। अब विद्यार्थियों हमारा ये सूर जो दास है ये सूरदास कंप्लीट हो गया, लेखक परिचय समझ में आ रहा है। अब आप इस तरीके से अपनी कॉपी में क्या बनाइए विद्यार्थियों, बिल्कुल इस तरीके से नोट्स बनाइए, ये नीचे लिख लेना आप, है ना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहां लिख लिया। और इनके नोट्स बनाइए और बिल्कुल जो मैंने शब्द लिखे हैं वही शब्द लिखने हैं आपको, समझ में आ रहा है। और कम कर सकते हो इन शब्दों को, और कम कर लेना, बस हमें वही बिंदु याद में रखना, वही बिंदु लिखना है जो हमें याद करना हो। उसके बाद में का, के, की, ये तो हम भी लिख सकते हैं, है ना, बना भी सकते हैं। अब जैसे विद्यार्थी देखो आपने ये याद कर लिया, है ना, अब इसको जैसे बोले लिखना कैसे गुरुजी, अब आपने याद कर लिया, अब आपको सुनाना है या है ना एग्जाम में लिखना है। तो पहला पॉइंट, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, ये तो याद आ जाएगा ना। तो आप देखिए सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, है ना। दूसरा पॉइंट आपने क्या याद किया था कि प्रथम मान्यता के अनुसार, तो दूसरा पॉइंट थोड़ी ना लिखोगे, यहाँ पे से लिखोगे सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, है ना, प्रथम मान्यता के अनुसार, है ना, ऐसे लिखेंगे, प्रथम मान्यता के अनुसार, है ना, उनका जो जन्म स्थान है वो रुनकता या रेणुका नामक क्षेत्र था। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के सिही गांव में हुआ था। ठीक है, उनके सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ऐसे लिखना है आपको, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, पुस्तक में, उस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। बस ये याद करने का तरीका है विद्यार्थियों, और ऐसे ही याद किया जाता है ना, रटना नहीं होता, है ना, समझना होता है। किसी भी प्रश्न को, हिंदी हो चाहे सामाजिक हो विद्यार्थियों, मुझे तो दोनों जो सब्जेक्ट है हिंदी और सामाजिक पढ़ाने का कम से कम लगभग 4-5 साल का अनुभव है विद्यार्थियों। और मैं अपने विद्यार्थियों को यही सलाह देता हूँ कि आप बड़े से बड़े प्रश्न को पॉइंटों में, टुकड़ों में तोड़िए, और तोड़ कर आप उन पॉइंटों को भी पूरा मत लिखिए, उसमें जो की पॉइंट आपको याद करना है इस तरीके से वैसे बनाइए और की पॉइंट को याद कीजिए। देखिए कुछ याद ना सही से कुछ तो याद है ना आपको, आप इससे पूरा लिख सकते हैं। एक मिनट में साइड में होता हूँ, फिर आप ना एक बार लिख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आप लोग ऐसे याद कीजिए, पहला पॉइंट सूरदास जी का जन्म 1478 में, है ना, 1478 में। दूसरा पॉइंट ये था कि सर प्रथम मान्यता के अनुसार अनुक्ता या रेणुका नामक स्थान पर, दूसरी मान्यता प्रथम मान्यता के अनुसार, द्वितीय मान्यता के अनुसार दिल्ली के सिही गांव। चौथा था इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। पांचवा था कि ये अष्ट साहब की सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या थे, कवि थे। और हमने छठा इसमें क्या देखा कि इनकी 3 रचनाएं थी, प्रथम सूरसागर, द्वितीय साहित्य लहरी, और तीसरी क्या कौन सी थी, सूर सारावली। और हमने ये देखा कि सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना
थी। फिर हमने देखा कि जो ये थे मथुरा और वृंदावन के मध्य एक गौ घाट नामक स्थान था, वहाँ पे रहा करते थे और वहीं पे पास में श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ पे अपनी पूजा अर्चना किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, प्रभु का नाम लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि सर इनकी जो रचनाएं हैं वो वात्सल्य और श्रृंगार से भरपूर रहा करती थी। और फिर हमने अंत में देखा कि सर इनकी जो कविताएं हैं उसमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप सम्मिलित था। ऐसे विद्यार्थी आपको याद करना है, हो जाएगा ना, की पॉइंट्स बिल्कुल आराम से हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, है ना। पर बस सर इसको लिख लिया, अब इसको 10 बार ऐसे बोलिए आप, है ना, 10 बार 2-3 बार देख के बोलिए, है ना, और फिर 2 5 7 8 बार पढ़िए, 10 बार इसको पढ़िए। फिर 10वें के बाद 11वें और 12वें बार में आप आंख बंद करके बोलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसमें से कम 9 में से 10 में से 6-7 पॉइंट बोलने की स्थिति में रहेंगे। और जो पॉइंट भूल रहे हो एक बार फिर देख लीजिए और फिर आंख बंद करके बोल लीजिए। फिर आप जब अगली बार बोलेंगे तो वो पॉइंट भी आपके मन स्मृति में क्या हो जाएंगे, छप जाएंगे। और यही याद करने का तरीका होता है विद्यार्थियों, है ना। उम्मीद है आपको जो ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी विद्यार्थियों। कल हम इससे का ही जो पद्य जो उद्धव वाला है वो लेके आएंगे विद्यार्थियों। एक बात और, ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो आपको, है ना, तो आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आप बिल्कुल अच्छे कमेंट जैसा भी आपको लगा हो वैसे कमेंट कीजिए। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे आज